हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब यार? उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। बिना किसी देरी के आज हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है, जो इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज जाके विजिट करिए। और आज का हमारा दूसरा टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है रेडिएशन। रेडिएशन में ये तमाम जो आपको सामने क्वेरी दिखाई दे रही है, सारी बातें हम लोग आज की कहानी में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए आइए कहानी शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए आइए कहानी चालू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रेडिएशन पार्ट। अब रेडिएशन पार्ट का सिंपल मतलब है कि भाई हीट जो है उसके साथ तीन मेजर बिहेवियर होगा। सवाल नंबर 1 में ध्यान से देखें। सवाल नंबर 1 में आपको बताया गया है कि भाई जो टोटल हीट है उसके साथ तीन बिहेवियर होने वाला है। कुछ हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ हीट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ हीट ट्रांसमिट हो जाएगी। एब्जॉर्ब होना मतलब हीट आई और खत्म, एब्जॉर्ब हो गई, बॉडी ने ऑब्जॉर्ब कर ली। रिफ्लेक्ट होना आके टकरा के वापस जाना, हीट टकरा के वापस जाना, रिफ्लेक्शन। और ट्रांसमिशन बॉडी के आर पार चले जाना, बॉडी के आर पार चले जाना, दैट इज ट्रांसमिशन। तो सिंपल सी चीज है, जो अमाउंट ऑफ हीट आई या जो अमाउंट ऑफ हीट आपने टोटल प्रोवाइड की, कुछ एब्जॉर्ब हुई, कुछ रिफ्लेक्ट हुई, कुछ ट्रांसमिट हुई, इसी से बने हुए हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन आता है हीट एब्जॉर्ब अपॉन टोटल हीट, हीट रिफ्लेक्ट अपॉन टोटल हीट, दैट इज रिफ्लेक्शन है, हीट ट्रांसमिट अपॉन टोटल हीट, दैट इज ट्रांसमिशन। तो यहां से आपको वैल्यू मिलती है A प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1। ये आया कहां से? तो सिंपल सी चीज है, हम सब जानते हैं टोटल हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू टोटल हीट रिफ्लेक्ट इक्वल दैट एडिशन टोटल हीट ट्रांसमिट, ये मिलकर टोटल हीट बन जाएगा। तो यहां पे अगर मैं पूरे सिस्टम को Q से डिवाइड कर दूं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, दैट इज A प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1। इसमें एक कंसेप्ट होता है दैट इज ब्लैक बॉडी। इस ब्लैक बॉडी कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा। ब्लैक बॉडी उसे कहते हैं जो सारा का सारा हीट एब्जॉर्ब कर ले। जो सारा का सारा हीट एब्जॉर्ब कर ले मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन किसी का 1 हो, यानी कुछ भी हीट रिफ्लेक्ट ना हो, कुछ भी हीट ट्रांसमिट ना हो, ऐसी बॉडी को ब्लैक बॉडी कहा जाता है। ठीक है, और इस चैप्टर में ब्लैक बॉडी का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ऐसी नेचुरल ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, नेचुरली ऐसी ब्लैक बॉडी नहीं होती है। जनरली हम लोग लैंप ब्लैक को ही परफेक्टली ब्लैक बॉडी मानते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया। सवाल नंबर 1 में आपको लिखना पड़ सकता है कि टोटल हीट जो है उसके तीन बेसिक फिलामेंट्स होते हैं, कुछ एब्जॉर्ब होती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है, कुछ ट्रांसमिट होती है, और ये तमाम बातें। क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, इसमें थोड़ा सा आपका एफर्ट ज्यादा है, मेरा एफर्ट कम है, क्योंकि फेरिस ब्लैक बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट फेरिस ब्लैक बॉडी। तो ये समझ लीजिएगा कि फेरिस ब्लैक बॉडी, दिस पार्ट यू हैव टू रीड फ्रॉम टेक्स्ट बुक, प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसे टेक्स्ट बुक से पढ़ना पड़ेगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स। पूछा जाता है, डायग्राम है उसका, क्या पूरा का पूरा प्रोसीजर है, वो सारी की सारी बातें आपको इस चैप्टर की फेरिस ब्लैक बॉडी की पढ़नी पड़ेगी। दैट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज डू फॉलो इट, है ना? जरूर करिएगा, जरूर भूलिएगा नहीं, प्लीज। चलिए थर्ड बात करते हैं एमिशन की। सो एमिशन ऑफ द हीट की बात करते हैं। यहां पे समझिएगा एमिशन ऑफ हीट क्या होता है। सो जब हम बात करेंगे एमिशन ऑफ हीट की, यहां पे उसे R से डिनोट किया जाता है। तो एमिशन ऑफ हीट का मतलब होता है हीट रेडिएटेड या एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या बोला? हीट रेडिएटेड या एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज एमिशन ऑफ हीट। मतलब पर यूनिट एरिया, एक एरिया से एक पॉइंट टाइम के लिए कितनी हीट निकल रही है। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा स्क्वायर प्लेट है और इस छोटे से एरिया से 1 सेकेंड में कितनी हीट निकली, वो हीट रेडिएशन R से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ आ रहे हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब रूल ये कहता है कि हीट निकलने के लिए हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए, हीट होनी चाहिए उसके पास। अगर मेरे पास हीट है तो ही तो मैं रेडिएट करूंगा, अगर मेरे पास हीट ही नहीं है तो मैं रेडिएट कहां से करूंगा, सिंपल। तो अगर हीट एब्जॉर्ब की बात आएगी तो हीट रेडिएशन की बात आएगी। तो इसका मतलब यह है कि वो बॉडी जिसने सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया है वही बॉडी सबसे ज्यादा हीट रेडिएट भी करेगी। यानी ब्लैक बॉडी जो सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है, जैसा हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1 होता है, ये बॉडी सबसे ज्यादा हीट रेडिएट भी करती है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द बॉडी इज नोन एज अ ब्लैक बॉडी, जो सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब रेडिएट करती है। तो इसमें एक कंसेप्ट होता है, दैट कंसेप्ट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज द रेडिएशन, इसे रेडिएशन पावर कहिए, रेडिएशन फोर्स कहिए, जो भी आपको रेडिएशन टर्म, यहां रेडिएशन पावर ये टर्म का इस्तेमाल कैसे होता है, Q इज अ हीट एनर्जी बाय टाइम, तो ये रेडिएशन पावर हो जाता है। रेडिएशन पावर इज या एमिशन पावर इज रेडिएशन पर यूनिट एरिया, रेडिएशन पावर पर यूनिट एरिया कहा सकते, इसको ऐसा भी आप नाम दे सकते हैं। तो रेडिएशन पावर पर यूनिट एरिया ऑफ द ऑर्डिनरी बॉडी अपॉन रेडिएशन पावर पर यूनिट एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी, ये जो चीज है ये कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन बनाता है। और आप ध्यान से देखेंगे फॉर ब्लैक बॉडी, जैसा मैंने कहा था ब्लैक बॉडी के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1 होता है, वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन भी 1 होता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमिशन। इसमें थोड़ा सा थियरी पार्ट है जो आपको बुक से रीड करना है, वो ये कि ये फॉर्मूला कहता क्या है। जैसे ये जो फॉर्मूला आपने बनाया इसी को आप थियोरेटिकल वे में भी लिखेंगे, दैट हीट रेडिएटेड डिपेंड्स ऑन व्हाट, सो डिपेंड्स ऑन एरिया, टाइम फैक्टर, ठीक है, एंड तमाम अदर फैक्टर्स जो उसमें दिए हुए हैं, टेम्परेचर एंड ऑल, वो सारी बातें आपको टेक्स्ट बुक से जाके मिलेगी। ये थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, इसमें टेक्स्ट बुक एक बार जरूर रीड करिएगा फॉर एमिशन ऑफ हीट। बेसिक बातें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी कि एमिशन ऑफ हीट में असल में होता क्या है, बट डू रीड द टेक्स्ट बुक। तो थियरी के लिए आपको सजेशन है रीड द टेक्स्ट बुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टेक्स्ट बुक को आपको रीड करना बेहद जरूरी है। हमें क्लियर? चलिए, सो दिस इज थर्ड क्वेश्चन, सवाल नंबर 8। सो नेक्स्ट बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में। किरचॉफ्स लॉ क्या है भाई, क्या कहा है इन्होंने सिंपल सी भाषा कही कि भाई कोई कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन फॉर एनी बॉडी, यानी जो बॉडी जितना हीट एब्जॉर्ब करेगी उतना एमिट करेगी, कोई अंतर्यामी स्टेटमेंट नहीं है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। कैसे प्रूव कर सकते हो, आइए देखते हैं। ये रिलेशन आपको प्रूव करना है, ए इज इक्वल टू ई। कैसे? तो मान लीजिए कि एक सिस्टम लिया आपने, और यहां पे एक नॉर्मल बॉडी है, ऑर्डिनरी बॉडी है और एक ब्लैक बॉडी है। दिस इज नॉर्मल बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी, जिसको मैं ए नाम दे देता हूं, और ये ब्लैक बॉडी है तो बी नाम दे देता हूं। मान लीजिए इसको आपने हीट प्रोवाइड किया, या दोनों सिस्टम को आपने हीट प्रोवाइड किया Q, दोनों को आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो Q। तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ऑर्डिनरी बॉडी, कितना, उसका जो भी कोएफिशिएंट होगा वो मल्टीप्लाई बाय हीट, इतना वो एब्जॉर्ब करेगा। और हीट एमिट की जब बात आएगी, हीट एमिटेड बाय ए बॉडी नथिंग बट आर, क्योंकि उसका जो भी रेडिएशन वैल्यू होगा दैट इज आर। तो अपने को पता है कि हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू हीट एमिट। अब हीट एब्जॉर्ब की वैल्यू है ए इंटू क्यू और एमिट की वैल्यू है आर। तो यहां से आपको सिंपल एक रिलेशन मिल जाता है, ये आपका इक्वेशन 1, सो कॉल्ड इक्वेशन 1 कहलाएगा। ये आपने ऑर्डिनरी बॉडी की बात की। चलिए फॉर ब्लैक बॉडी की बात भी कर लेते हैं। ब्लैक बॉडी के लिए व्हेन वी टॉक अबाउट हीट एब्जॉर्ब, तो हीट एब्जॉर्ब यानी कितना हीट, तो हीट एब्जॉर्ब इज Q। यहां पे मैंने ए क्यू नहीं लिखा क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर ब्लैक बॉडी इज 1। यहां पे ए की वैल्यू ऑलरेडी 1 थी, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा, मैंने सिर्फ Q लिखा। और व्हेन वी टॉक अबाउट हीट रेडिएटेड या एमिटेड, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी R ऑफ B, इसकी वैल्यू आ जाएगी R ऑफ B। अब जरा रिलेशन को समझते हैं। तो यहां पे
हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू हीट रेडिएटेड, तो यहां पे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू RB फॉर ब्लैक बॉडी, इक्वेशन 2। दोनों को सेम हीट प्रोवाइड किया, दोनों ने ये बिहेवियर शो किया। अब आप देख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 अपने को क्या मिल रहा है। तो फ्रॉम 1 and 2 हमें मिला A RB दैट इज इक्वल टू R। क्या किया मैंने, Q की जगह RB पुट कर दिया। सो A इज इक्वल टू R बाय RB, इसका मतलब A इज इक्वल टू E, हेंस प्रूफ। थोड़ा जबरदस्ती का प्रूफ है, लेकिन ऐसा ही प्रूफ किया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, तो आपको कुछ ऐसा ही लिखना पड़ेगा फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, दिस इज किरचॉफ्स लॉ। मेरी बात क्लियर होगी? ठीक है, चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। सो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सवाल में आपको क्या लिखना है वो यहां डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाते हो तो आपको इस बात का ध्यान देना है, टेम्परेचर देखिए 3000, 5000, 5000, 3000, 4000, 5000 एंड 5500, इट्स नॉट 6000। सुनिएगा, इस तरह से वेरिएशन देख लीजिए, वेवलेंथ का वेरिएशन और रेडिएंट पावर। रेडिएंट पावर का मतलब है QA/T पर यूनिट एरिया भी कंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, इसमें आपको 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है। यहां मैंने 5 लिखा है, बुक में 6 दिया है। 6 पॉइंट आपको वहीं से पढ़ना है। मैंने इस पॉइंट को शॉर्ट में डिस्क्राइब किया, ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट कहता है गिवन टेम्परेचर एट एनी टेम्परेचर एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसा आप देख सकते हैं, ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है वो कर्व की ओर जा रहा है, मतलब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, टेम्परेचर के हिसाब से यूनिफॉर्मली वैरी नहीं कर रहा है। ये आपका पहला पॉइंट है कि इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉइंट नंबर 2, एट अ गिवन टेम्परेचर रेडिएंट पावर बढ़ रहा है। जैसा आप देख सकते हैं, किसी में भी रेडिएंट पावर बढ़ा है और फिर घटा है। रेडिएंट पावर बढ़ा है, लैम्डा मैक्स हुआ है, फिर उसके बाद घटना शुरू हुआ है। ये आपका दूसरा पॉइंट है, मतलब कर क्या रहा है, ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। थर्ड पॉइंट, एरिया अंडर द कर्व। इस कर्व के अंदर में जो एरिया आता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब रेडिएंट पावर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर आप इसका एरिया निकालते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, अब ध्यान दे सकते हैं कि इसका शिफ्ट, इसका मैक्सिमम पॉइंट यहां है, इसका मैक्सिमम पॉइंट यहां है, इसका यहां है, इसका यहां है और इसका यहां है। आप देखिए शिफ्ट हल्का सा लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है, मतलब जो लैम्डा मैक्स है वो हल्का सा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है लैम्डा मैक्स की वैल्यू घट रही है, और इसी चीज को आगे चल के आप वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहेंगे। दिस इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यहाँ पे फिर बी यानी डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, वेन्स कांस्टेंट लगाया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 2.89 × 10⁻³ नेक्स्ट एंड द लास्ट, एट हाई टेम्परेचर एरिया अंडर कर्व विल बी मैक्सिमम। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, देखिए कर्व की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होती चली जा रही है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा मैक्सिमम टेम्परेचर में एरिया यानी आर की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। दैट्स ऑल। तो ये आपको सीधा मैंने 2 सवाल का जिक्र कर दिया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्पेक्ट्रल। ये चीज आपको एज इट इज प्रिपेयर रखनी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। चलिए आखिरी सवाल रेडिएशन का, जो कि स्टेफन लॉ पे बेस्ड है। ये सारे लॉज हैं जो इस चैप्टर में यूज हुए। आइए जरा स्टेफन लॉ के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्टेफन्स लॉ। स्टेफन्स लॉ क्या कहता है? सबसे पहली बात तो समझ लीजिए कि स्टेफन्स लॉ जो है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए बनाया गया है, या सबसे पहले लॉ दिया गया परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। वो कहते हैं कि हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जिसको उन्होंने क्या कहा था, रेडिएशन। ठीक है, तो हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, क्या बोला, परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया जाएगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगा दिया जाएगा, तो यहां पे ये कांस्टेंट लग गया, और इस कांस्टेंट का नाम है स्टेफन कांस्टेंट। टेक्स्ट बुक में इसकी वैल्यू दी है, उसकी वैल्यू भी जरूर लिखिएगा। ठीक है, सो ये जो कहानी हो गई किसके लिए थी, स्टेफन लॉ फॉर द ब्लैक बॉडी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्टेफन्स लॉ जो है वो किसी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए भी इस्तेमाल हो, अगर आप चाहते हैं स्टेफन्स लॉ किसी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए इस्तेमाल हो, तो क्या करना पड़ेगा,
आर, ये ब्लैक बॉडी की बात हो गई थी, ऑर्डिनरी बॉडी की बात करेंगे तो आर, ये एज इट इज रहने दीजिए, कोई चेंजेस नहीं, बस इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन जोड़ दीजिए। तो ये किसकी बात हो जाएगी, ये स्टेफेंस लॉ फॉर द ऑर्डिनरी बॉडी। असल में स्टेफेंस लॉ किसके लिए दिया गया था, ब्लैक बॉडी के लिए, एंड दिस इज द स्टेफेंस लॉ फ्रॉम द ऑर्डिनरी बॉडी। यहां T इज द टेम्परेचर जो वो उसका एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर माइनस उसका खुद का टेम्परेचर, मतलब यहां पे T रिप्रेजेंट वो जो टेम्परेचर एब्जॉर्ब हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए सराउंडिंग का टेम्परेचर, अगर केस में सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है और उसका फाइनल टेम्परेचर, उस बॉडी का फाइनल टेम्परेचर T हो गया, ठीक है, तो यही लॉ ऐसे लिखा जाएगा, सिग्मा T⁴ माइनस T0⁴, ऐसा रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर आपके नॉमिनल टेम्परेचर है या 0 डिग्री या समथिंग है, तो उस तरीके से सीधा आप डायरेक्टली इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया है तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा फॉर ब्लैक बॉडी। फॉर ऑर्डिनरी बॉडी यही फॉर्मूला होगा, सिग्मा रो T⁴ माइनस T0⁴, ये एज इट इज। इसमें क्या चेंजेस हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन लग जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये पूरी कहानी जो आपको दिखाई दे रही है, ये स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ पे है, जो किसके लिए बनाया गया था, ब्लैक बॉडी के लिए। ये कहता है कि रेडिएशन एनर्जी दैट इज हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डायरेक्टली उसको हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट लगाएंगे, उस कांस्टेंट का नाम सेकंड कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू बुक से देख लीजिएगा और प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये तमाम चैप्टर, ये तमाम क्वेश्चन रेडिएशन चैप्टर से या रेडिएशन सेक्शन से बिलोंग करते हैं। एम आई क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, प्लीज अगर आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीजें आपकी हेल्प कर रही है, मदद कर रही है, हेल्पफुल साबित हो रही है, तो प्लीज 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 शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।